हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू क्वालिटी इन फैक्ट्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरे रिसर्च डिसर्टेशन के ऊपर आधारित है। मैंने एमफिल के अंदर जो रिसर्च की थी उसका ये एक कंक्लूजन है। और ये जो आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं, ऑफिशियली जो ये प्रेजेंटेशन है, मैंने जब अपनी एमफिल कंप्लीट की थी वाइवा के दौरान ये रिसर्च प्रेजेंटेशन बनाई थी। तो इसी को आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो आपके लिए ना केवल एमफिल, पीएचडी बल्कि एनटीए नेट के अंदर जो रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है उसको समझने के लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। और जो भी साथी नेट जेआरएफ करने के बाद पीएचडी में रजिस्टर होते हैं, उन लोगों को दिक्कत ये रहती है कि किस तरीके से हम टॉपिक को डिसाइड करें, किस तरीके से हम रिसर्च करें, किस तरीके से हम साइनोप्सिस बनाएं और हमारी स्टडी का पैटर्न क्या होना चाहिए। इन सभी के आंसर आपको इसमें धीरे धीरे मिलेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और समझें किस तरीके से रिसर्च करनी है और मेरी रिसर्च किस तरीके से मैंने की, वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा अपने गाइड को, प्रोफेसर रमेश के चौहान, जिन्होंने इस रिसर्च को कंडक्ट करने में मेरी काफ़ी हेल्प की, या आप कह सकते हैं वो इस रिसर्च के लिए मेरे मेंटर है। उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही इतना अच्छा काम हो पाया। सेटिस्फैक्ट्री वर्क है, फिलहाल मेरे लिए तो सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रिसर्च वर्क बहुत ही अच्छा हुआ है कंटेम्प्रेरी सिनेरियो को देखते हुए। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन रूरल पीपल, अ स्टडी ऑफ 2 पंचायत्स इन बद्दी तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा है ग्रामीण लोगों के ऊपर, उनके वोटिंग बिहेवियर पर, उनके सोचने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो वो स्टडी की है। और स्टडी एरिया जो लिए हैं वो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है सोलन। सोलन के अंदर एक तहसील पड़ती है बद्दी तहसील, और बद्दी तहसील के अंदर हमने 2 पंचायतों की स्टडी की है। तो ये किस तरीके से स्टडी की वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाई दिस स्टडी। जब भी आप कोई पीएचडी कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि आप इस स्टडी को क्यों कर रहे हैं, आपने ये जो रिसर्च का टॉपिक लिया है क्यों लिया है। तो मेरा जो इसके पीछे रैशनल था, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे मेरा था कि ये स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 21वीं सदी क्या है, इसे आईसीटी की सदी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सदी के रूप में हम 21वीं सदी को देखते हैं। और इंडिया ने उसी दौरान क्या है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके द्वारा क्या है, भारत को डिजिटल इकोनॉमी बनाने का जो एक सपना था उसे साकार करने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और एक अम्ब्रेला प्रोग्राम शुरू किया था जिसे कहा गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो ये कंटेम्प्रेरी सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद तीसरी जो चीज उभर के आ रही थी उस दौरान मीडिया के अंदर, वो था पोलराइजेशन ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया। यानी मीडिया के ऊपर एक धब्बा लग गया था कि मीडिया पोलराइज हो गया है। एक गोदी मीडिया नामक एक नारा, या फिर आप कह सकते हैं एक मीडिया के ऊपर एक धब्बा लगाया गया कि ये गोदी मीडिया है, ठीक है। और दूसरा जो मीडिया है वो एंटी गवर्नमेंट मीडिया है। यानी मीडिया पहले क्या है, निष्पक्ष तरीके से काम करता था, लेकिन उसके ऊपर ये आरोप लगाए जाने लगे कि मीडिया क्या है, सरकार की कठपुतली बन के रह गई है, और जो दूसरा मीडिया है वो सरकार के विपक्षी बन गए हैं। यानी मीडिया का काम जो लोकतंत्र के अंदर चौथे पिलर का था वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुका है, और मीडिया 2 पोल्स में बट गई है, एक सरकार का समर्थन करने वाली और एक सरकार का विरोध करने वाली ही, और सच्चाई कोई भी नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके की बात उठने लगी थी। चौथा जो इसके पीछे मेरा रैशनल था वो था डिजिटलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। पॉलिटिकल साइंस के स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं वो करते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को। यानी एक जो नेता होता है किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार करता है, किस तरीके से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाता है। तो उसमें जब हम परंपरागत तरीके से जब हम देखते हैं तो परंपरागत तरीके से क्या होता था, सिंपली परंपरागत तरीके से घर घर जाकर
कैंपेनिंग की जाती थी, कठपुतली डांस जैसे कई प्रोग्राम होते थे। आप रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार करते थे, टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पोस्टर लगा के बड़े बड़े बैनर लगाए जाते थे, जो कि आज के टाइम पे बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले ये तरीका था, लेकिन आज क्या हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का। आज आप इलेक्शन के दौरान अपना यूट्यूब खोलते हैं तो आपको पहले ऐड आ जाएगी, किसी गवर्नमेंट की हो सकती है, विपक्षी दल की हो सकती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है, ठीक है। लेकिन अधिकतर एड्स किसकी आ रही है? क्या ये गवर्निंग पार्टी की आ रही है? क्या ये विपक्षी दल की आ रही है? क्या उन लोगों को भी डिजिटलाइजेशन में योगदान मिल रहा है, या फिर उन लोगों का भी समर्थन मिल रहा है डिजिटलाइजेशन द्वारा, जो लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगी टेक्नोलॉजी को? तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद नेक्स्ट, एजेंडा सेटिंग टेक्निक्स, फेक न्यूज, डिजिटल अवेयरनेस एंड रूरल पीपल। कहने का मतलब क्या है, ये स्टडी इसलिए की गई, मैं देखना चाहता था कि आज के टाइम पे एजेंडा सेटिंग जो टेक्निक्स है वो किस तरीके से काम कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि शाम को क्या है, डिबेट आ जाती है प्राइम टाइम के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर डिबेट आ जाती है, धारा 370 के ऊपर डिबेट आ जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। इसी तरीके से कई प्रकार की डिबेट आपको देखने को मिलती है। ये डिबेट इसलिए नहीं आ रही है कि आप लोग उसको चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग रोजगार पे डिबेट चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि वैकेंसीज निकले, आप लोग चाहते हैं महंगाई कम हो, आप लोग चाहते हैं पेट्रोल के रेट्स कम हो, उसके ऊपर डिबेट चाहते हैं। लेकिन डिबेट किसके ऊपर आपको मिल रही है? जो आपके किसी भी मतलब का नहीं है, लेकिन वो एक एजेंडा सेट कर दिया गया है। वो एक प्रकार का एजेंडा सेट कर दिया है आपके दिमाग के लिए कि आप रोजगार के बारे में ना सोच के आप हिंदू मुस्लिम के बारे में सोचो। तो ये एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो इसे कहा जाता है एजेंडा सेटिंग टेक्निक। तो ये डिजिटल इंडिया या डिजिटल जो वर्ल्ड है उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार उसका हो रहा था, तो ये भी मेरे दिमाग में था। उसके साथ साथ फेक न्यूज़ का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। फेक न्यूज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। किसी का भी क्या है, आवाज़ किसी और की लगा दी, पिक्चर किसी और के लगा दिए, या फिर किसी के नाम पे भी फेक न्यूज़ को प्रसारित कर दिया। येलो जर्नलिज्म आप कह सकते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। तो ये चीज़ भी उस टाइम काफ़ी प्रचलन में आ रही थी। तो ये 2017 की बात है। उस दौरान इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं था डिजिटलाइजेशन का रूरल पीपल के अंदर स्पेसिफिकली। अर्बन में के अंदर तो हो सकता है बहुत पहले से हो, लेकिन यहाँ पे रूरल पीपल की बात हो रही है। तो डिजिटल अवेयरनेस लोगों के बीच, गांव के लोगों के बीच कितनी है, तो ये मुझे देखना था। और लास्ट जो इसमें पॉइंट था वो था डिजिटल डिवाइड का। डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है कि एक और शहरों के लोग हैं, रूरल पीपल है, एक गाँव के लोग हैं और दूसरे आपके शहरों के लोग हैं। रूरल वर्सेस अर्बन। रूरल लोग क्या है, डिजिटल टेक्निक्स के अंदर काफी पीछे थे, जबकि अर्बन लोग काफी आगे थे। ठीक है, मतलब डिजिटल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, इवन पेटीएम चलाना भी अधिकतर लोगों को गांव में नहीं आता था 2017 के बाद। ये तो नोटबंदी के बाद इसका पेनिट्रेशन हुआ और अभी अधिकतर लोगों को इसका पता चला, लेकिन 2017 के पहले की मैं बात आपके सामने ये कर रहा हूं। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि एक जो रूरल पीपल है और अर्बन पीपल है, उनके बीच एक डिवाइड आ गया है डिजिटलाइजेशन के कारण। अर्बन लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी कंपनीज के ऊपर अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया है, वहाँ से परचेज करना शुरू कर दिया। लेकिन गांव के लोग अभी भी पीछे हैं। तो एक डिजिटल डिवाइड बन रहा है। इवन इकोनॉमी को भी आज के टाइम में जो आपका डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो डिसाइड कर रही है। तो ये कुछ मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इस स्टडी को कंडक्ट किया अपने एमफिल के दौरान। तो आप लोगों का भी कोई भी टॉपिक पीएचडी का है, कोई भी रिसर्च आप कर रहे हैं, तो आपके पास उसका सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए आपके दिमाग में कि आप जो स्टडी कर रहे हैं क्या उसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, रेलिवेंस ऑफ द स्टडी, यानी इसकी विशेषता क्या है, इसका रेलिवेंस क्या है, इसका महत्व क्या है।
सबसे पहले देखिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमर्जिंग डिसिप्लिन इन सोशल साइंस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये प्योर साइंस से रिलेटेड है, ये आपका साइंसेस से रिलेटेड है। आपके बीटेक में ये पढ़ाया जाता है, एमटेक के अंदर पढ़ाया जाता है, आईटीज के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन सोशल साइंस में कैसे? ठीक है, हम तो सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम कंप्यूटर तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे आप देखोगे कि आईसीटी के कारण क्या है, सोशल साइंस प्रभावित हो रहा है। कैसे? आईसीटी के द्वारा लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है, आईसीटी के द्वारा एजेंडा सेटिंग किया जा रहा है, आईसीटी के द्वारा आपका पॉलिटिकल कैंपेनिंग किया जा रहा है, आईसीटी के द्वारा लोगों के अंदर अवेयरनेस की जा रही है, आईसीटी के द्वारा लोग क्या है, जागरूक हो रहे हैं। दैट्स मीन ये एक एमर्जिंग डिसिप्लिन है सोशल साइंसेस के अंदर। आगे भी आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लोर इसे अभी नहीं किया गया है। सेकेंड, दिस स्टडी इज यूनिक एंड यूजफुल फॉर सोसाइटी। एक तरीके से यूनिक स्टडी थी, क्योंकि रूरल विलेजेस के अंदर इस तरीके की स्टडी सोशल साइंस में आज तक नहीं हुई थी। नेक्स्ट, इंटर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी। ठीक है, ये इंटरडिसिप्लिनरी भी है और ये मल्टीडिसिप्लिनरी भी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है, जैसे एक डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एक डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी है, तो कंपैरेटिव स्टडी भी की गई। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आईआर भी है, तो आईआर के संदर्भ में भी एक चैप्टर है जिसमें देखा गया कि पूरे विश्व के अंदर किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। एक पॉलिटिकल थ्योरी भी है, तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर एक अलग से आपको चैप्टर मिलेगा। यानी ये एक इंटरडिसिप्लिनरी भी है और ये मल्टीडिसिप्लिनरी भी है। मल्टीडिसिप्लिनरी इसलिए कि हम स्टडी तो पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ हम यहाँ पे आईटी की भी यहाँ पे स्टडी करनी पड़ रही है। एक डिसिप्लिन, दो डिसिप्लिन, इसमें हमें मीडिया की भी स्टडी करनी पड़ रही है, इसमें हमें सोशियोलॉजी की भी स्टडी करनी पड़ रही है, इसमें हमें पॉलिटिकल साइंस की भी स्टडी करनी पड़ रही है, इसमें हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी बात करते हैं, इसमें हम डिजिटल इकोनॉमी की भी बात करते हैं। दैट्स मीन ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी भी थी। उसके साथ एक्सप्लोर द चेंजिंग नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोबिलाइजेशन, यानी रेलिवेंस इसका क्या है कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता था कि चेंजिंग नेचर क्या है कम्युनिकेशन का और मोबिलाइजेशन का। क्या कम्युनिकेशन जैसी 2000 में होती थी, 2009 में होती थी, 2010 में होती थी, क्या 2020 में भी उसी तरीके की स्टडी हो, मतलब उसी तरीके की कम्युनिकेशन है, कि कम्युनिकेशन पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है? ठीक है, तो वो सब कुछ हम इसमें आगे देखेंगे। नेक्स्ट है स्कोप एंड लिमिटेशन। आपके स्टडी का कोई स्कोप होता है। स्कोप का मतलब कि आप करना क्या चाहते हैं, कहाँ तक इसके स्कोप है। ठीक है, तो देखिए स्कोप बेस्ड ऑन रूरल एरियाज। ठीक है, इसका जो स्कोप है, इसका जो कार्य क्षेत्र है, वो बेसिकली रूरल एरिया तक सीमित है, जिसमें हमने 2 पंचायत ली है बद्दी तहसील की, एक पंचायत है हरिपुर संडोली और दूसरी पंचायत है मलपुर पंचायत। ठीक है, 2 पंचायतें ली है, तो स्कोप इसका कहां तक है, ग्रामीण एरिया के 2 पंचायतों तक ये स्टडी सीमित रहेगी। उसके साथ रैशनल बिहाइंड सिलेक्टिंग यूनिवर्स फॉर प्रेजेंट स्टडी। ठीक है, रैशनल क्या है इसके पीछे, वो हम आगे देखेंगे कि मैंने ये क्यों स्टडी किया। सबसे पहले देखिए, इसके पीछे जो रैशनल था वो था ज्योग्राफी, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा कल्चर, चौथा इकोनॉमिक और पांचवा पॉलिटिकल फैक्टर। ये 5 फैक्टर यूनिक थे इस एरिया में, इसलिए मैंने इस एरिया को चूज किया है। ज्योग्राफी आप देखोगे तो जो बद्दी है, सोलन का जो बद्दी है, वो कहीं ना कहीं पंजाब से लगता हुआ एरिया है। कुछ वो हिली पार्ट है, कुछ वो प्लेन पार्ट है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो बद्दी एरिया था, बद्दी एरिया पहले पंजाब का एक पार्ट होता था, और पंजाब का जब विलय होता है, पंजाब के हिली एरिया का विलय होता है हिमाचल में 1966 में, तो ये भी हमारे पास एक एरिया आ जाता है।
कल्चर की बात करें तो यहाँ का जो कल्चर है कहीं ना कहीं पंजाब से प्रभावित है, कहीं ना कहीं हिमाचल का भी कल्चर, यानी मिक्स कल्चर यहाँ पे देखा जा सकता है। इसके साथ ही एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर की जब हम बात करते हैं, हिमाचल का सबसे बड़ा, सबसे विकसित इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बद्दी है। तो इकोनॉमी के लिए भी, हिमाचल की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट ये एक एरिया है, बद्दी एरिया। पॉलिटिकल की बात करें तो यहाँ सबसे पहले जो पावर में थे वो थे कांग्रेस की जो पावर है धीरे धीरे शिफ्ट बीजेपी की ओर हुई। तो वो सब कुछ ये यहाँ पे रैशनल था, स्कोप था इसको देखने का, ठीक है। इसका जो स्कोप रैशनल बिहाइंड दिस स्टडी। लिमिटेशन की बात करें तो हर किसी के पास लिमिटेशन होती ही है स्टडी में। लिमिटेशन को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक लिमिटेशन तो देख सकते हैं कि आपकी स्टडी कहां तक लिमिट है, क्या ये स्टडी आपकी वर्ल्ड तक है, क्या इस स्टडी को वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, क्या इस स्टडी को अर्बन एरिया पे किया जा सकता है, क्या इसे इंडिया के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, या फिर इसे रूरल एरिया के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। वो भी एक प्रकार की लिमिटेशन है कि इस स्टडी की एक लिमिटेशन है, मेरी जो ये स्टडी है इसकी एक लिमिटेशन है कि इसे सिर्फ और सिर्फ रूरल इंडिया तक ही सीमित रखा जाए, यानी रूरल इंडिया को ही ये प्रदर्शित करता है। उसका जनरलाइजेशन इसके द्वारा किया जा सकता है कि इस एरिया के अंदर ये हाल है रूरल एरिया में, तो हो सकता है दूसरे एरिया में भी ऐसे ही हाल हो, जहां पे ऐसा पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेटअप, सोशल सेटअप है, वहां पे भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट इसी तरीके से काम कर रही होगी। तो लिमिटेशन में जो दूसरी लिमिटेशन थी वो थी लिमिटेड लिटरेचर। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के ऊपर काम हुआ है, लेकिन अभी हम सोशल साइंस के संदर्भ में बात करें तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में न्यू मीडिया के ऊपर बहुत कम काम हुआ था और किताबें भी बहुत कम प्रकाशित हुई थी उस दौरान 2017। हालांकि आज के टाइम पे आपको काफ़ी किताबें मिल जाएगी, लेकिन उस दौरान ये एक प्रकार की लिमिटेशन थी। लिमिटेड लिटरेचर इस विषय के ऊपर अवेलेबल था, 5 या 6 किताबें ही मुझे मिल पाई थी उस दौरान, लेकिन धीरे धीरे अरेंजमेंट मुझे करना पड़ा फॉरेन यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट, टाइम ड्यूरेशन। एमफिल की स्टडी है, डेफिनेटली 2 ईयर का टाइम आपको मिलता है, तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिला है। तो इस प्रकार की अगर स्टडी आपको वास्ट लेवल पे करनी है तो टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा, 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की एक लिमिटेशन थी। सोर्सेज एंड इकोनॉमिक लिमिटेशन, यानी एक प्रकार से आप देखते हैं आपके पास सोर्सेज की कमी है। सोर्सेज कई प्रकार के हो सकते हैं, सोर्सेज इकोनॉमिक सोर्सेज हो सकते हैं, सोशल सोर्सेज हो सकते हैं। आपके पास मैनफोर्स की कमी हो सकती है क्योंकि फील्ड में लोगों को भेजना भी है, इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो सोर्सेज की भी कमी थी। इकोनॉमिक लिमिटेशन भी थी कि हम उतना ज़्यादा पैसा इस रिसर्च के ऊपर खर्च नहीं कर पाए जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि हम डेफिनेटली हम कोई एक फंडिंग एजेंसी हमारे पास जो है वो उतना ज़्यादा पैसा हमें प्रोवाइड नहीं करती है इंडिया में जितना रिसर्च में यूज होता है। तो ये प्रकार की लिमिटेशन थी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं अपने स्टडी के कि आप क्या स्टडी करना चाह रहे हैं और आपके उद्देश्य क्या है। इस स्टडी को कंक्लूड करने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद आप किन ऑब्जेक्टिव्स को पाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टू स्टडी द चेंजिंग पैटर्न ऑफ मोबिलाइजेशन कम्युनिकेशन, जो मैं आपको पहले भी रैशनल के अंदर बता चुका हूं कि मैं यहां पे चेक करना चाहता था जो पैटर्न है मोबिलाइजेशन का, कम्युनिकेशन का, वो किस तरीके से चेंज हुआ है। दूसरा, टू फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल, यानी आईसीटी के द्वारा क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर के ऊपर। क्या आईसीटी के आने के बाद उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ी है, क्या आईसीटी के आने के बाद उनके वोटिंग बिहेवियर में कोई परिवर्तन आया है, क्या वो ज़्यादा वोट देने लगे हैं, वोट परसेंटेज क्या घट गया है, क्या फीमेल के अंदर, मेल के अंदर, बच्चों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस डिजिटल इनिशिएटिव के बाद आई है या नहीं आई है। तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट,
टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल, यानी गांव के लोगों के अंदर जो इंस्टेबिलिटी रहती है पॉलिटिकल बिहेवियर की, उसका कारण क्या है। क्या कहीं न्यू मीडिया तो उसका कारण नहीं है, क्या मीडिया तो उसका कारण नहीं है, तो यहाँ पे देखना था। देखिए, शहरों में जो लोग होते हैं एजुकेटेड होते हैं और वो आइडियोलॉजी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जो शहर के लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो आइडियोलॉजिकली पहले से सेट होते हैं। कुछ बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं, तो उनके दिमाग में वो चीज़ पहले से होती है। लेकिन गांव के लोगों में ऐसी आइडियोलॉजी विकसित नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके का पेनिट्रेशन ना तो एजुकेशन का था, ना ही डिजिटल माध्यम का था, ना ही वहाँ तक इस तरीके की आइडियोलॉजी पहुँचती थी। तो गाँव के हिसाब से ही वो वोट देते थे। लेकिन पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, लोगों के जो बिहेवियर में इंस्टेबिलिटी है, वो उसका कारण क्या है, वो यहाँ पे स्टडी करने एक ऑब्जेक्टिव था मेरा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन चेंजिंग वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर की स्टडी होती है, तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है वोटिंग बिहेवियर को। तो ये था मेरा कुछ मेन ऑब्जेक्टिव, एक दो और भी था इसमें, ये मेन ऑब्जेक्टिव थे। अब बात आती है हाइपोथेसिस के ऊपर। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपने अपने दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी पाल ली है जो आपको लगता है कि यही कारण हो सकता है, पॉसिबल रीज़न, लेकिन हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल नहीं है। लेकिन आपने कुछ ऐसी चीज़ सोच ली है कि आपको लगता है कि यही कारण है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ये है हाइपोथेसिस। मेरी हाइपोथेसिस आपको बताता हूँ, 3 हाइपोथेसिस मैंने ली थी और इन हाइपोथेसिस के इर्द गिर्द मेरी पूरी स्टडी घूमी और कंक्लूजन में आपको मैं बताऊंगा कि ये हाइपोथेसिस ट्रू हुई या फॉल्स हुई, क्या ये सही साबित हुई या गलत हुई, नल हाइपोथेसिस आई, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आई, किस तरीके की हाइपोथेसिस रही वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए हाइपोथेसिस क्या थी मेरी स्टडी की। सबसे पहले देखिए, hence the greater the level of ICT exposure, the higher may become the level of subjective political competence of the respondent। इसे कैसे आप, ये हाइपोथेसिस जो है, इसे कैसे आप लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने स्टडी किया लोगों के बिहेवियर को आमंड के पॉलिटिकल कल्चर थ्योरी के द्वारा, अप्रोच के द्वारा। तो देखिए, कोई भी आप स्टडी करते हैं उसके लिए आपके लिए अप्रोचेज है, उन्हीं अप्रोचेज के थ्रू जाते हैं। कुछ लोग सिस्टम अप्रोच के थ्रू स्टडी करते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के थ्रू स्टडी करते हैं, कुछ मार्क्सिज्म अप्रोच के थ्रू स्टडी करते हैं। अलग अलग प्रकार की अप्रोचेज आपको देखने को मिलती है सोशल साइंसेज में। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो आमंड की थी उसे यहाँ पे यूज किया पहले। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो थी आमंड की, उसे मैंने यहाँ पे यूज किया। आमंड क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार का समाज हुआ, 3 या 4 प्रकार की क्या है, आप 3 प्रकार की क्या है वहाँ पे संस्कृति देखने को मिलती है जो कि लोगों के वोटिंग बिहेवियर को दिशा निर्देश देती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि 3 प्रकार का पॉलिटिकल कल्चर होता है। आमंड ने बोला था सबसे पहले होता है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, संकीर्ण, बिल्कुल संकीर्ण किस्म का, जहां पे ना तो लोग भागीदारी करते हैं, ना लोग वोट देते हैं, लोगों को लगता है कि भाड़ में जाए सरकार, इसने क्या देना हमें। ठीक है, उसे कहा जाता है पैरोकियल या संकुचित पॉलिटिकल कल्चर। दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्ट जैसे प्रजा भावी इसे कहा जाता है। जैसे एक राजा है, मोदी हमारा राजा है और हम उनकी प्रजा है। ठीक है, मोदी क्या है, हमारा राजा है, हम उनकी प्रजा है। राजा ने जो आदेश दे दिया उसे हम आंख मूंद कर उसको क्या है, मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर, यानी प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति। और तीसरे प्रकार का उन्होंने बोला कॉग्निटिव पॉलिटिकल कल्चर। कॉग्निटिव पॉलिटिकल कल्चर, 3 प्रकार के कल्चर की बात की। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, यानी जहां पे हम अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी यूज करते हैं। इसका आपको बताना भूल गया मैं। इसके अंदर क्या है, ना तो लोग वोट करते हैं, ना लोग सरकार में भागीदारी करते हैं, और लोगों को लगता है कि बकवास है, ये सरकार हमें कुछ नहीं देंगी। लेकिन सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर में राजा, क्योंकि लोगों ने बनाया है,
तो लोग क्या है, वोट तक ही सीमित रहते हैं, वोट देने तक ही सीमित रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉग्निटिव पॉलिटिकल कल्चर होता है ये संज्ञानात्मक है, लोगों को ज्ञान है कि पॉलिटिक्स ही है जो हमारा दिशा और दशा निर्धारित करेगी, ये पॉलिटिक्स ही है। और इसमें लोग वोट भी करते हैं, इसमें लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं और इसमें सरकार के कार्यों में भागीदारी भी देते हैं। तो ये है संज्ञानात्मक, तो ये सबसे बेस्ट है और ये सबसे वर्स्ट है। तो मुझे क्या लगा, जैसे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के अंदर एजेंडा सेट कर दिया जाता है, लोग क्या है न्यूज देख रहे हैं और न्यूज के अंदर जो कुछ भी बोला जा रहा है वो लोगों को क्या है, लोगों के दिमाग को प्रभावित कर रहा है और जिस प्रकार से न्यूज के अंदर बताया गया है लोगों को उसी तरीके से वो समझ आता है और लोग उसी तरीके का बिहेवियर करते हैं जिस तरीके से न्यूज दिखाई जाती है। यानी जितना ज्यादा आईसीटी का एक्सपोजर बढ़ेगा उतना ज्यादा सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर बढ़ेगा, यानी लोग क्या है उतने प्रजाभावी बनेंगे, लोग क्या है गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे, लोग बस यही बोलेंगे कि मोदी ही सही है, गवर्नमेंट ही सही है, ठीक है। तो इस तरीके का मुझे लगा था, ये था मेरा पहला हाइपोथेसिस। सेकंड, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसलीडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आज की डेमोक्रेसी जो है, आज की डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है उसे मिसलीड कर रही है कहीं ना कहीं न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मुझे लगता था। कैसे? जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का लोगों के लिए शासन है, लेकिन हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही न्यू मीडिया आता है, सोशल मीडिया आता है, आपका यूट्यूब आता है, फेसबुक आता है, ट्विटर आता है, उसमें क्या है हर कोई क्या है अपने विचार देने लगता है। जिसको कुछ नॉलेज भी नहीं है वो भी विचार देने लगता है। एक पिक्चर काफी पॉपुलर या फिर वायरल हुई थी कि जो आदमी 32 डिग्रियों का ज्ञाता था, बाबा साहब अंबेडकर, उसके बनाए संविधान में एक 8वीं फेल क्या है गलतियां निकाल रहा है, ठीक है। ये काफी वायरल हुई थी ये पोस्ट, यानी 32 डिग्रियों का ज्ञाता जिसने संविधान बनाया, एक 8वीं पास आज सोशल मीडिया के माध्यम से क्या है उनके बनाए संविधान में गलतियां निकाल रहा है। आज एक इंजीनियर की गलतियां एक अनपढ़ आदमी निकाल रहा है और उसे इंटरप्रेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो एक्चुअल मीनिंग है डेमोक्रेसी का वो कहीं ना कहीं इसके द्वारा क्या है डिस्टॉर्ट हुआ है, खराब हुआ है। तो ये था मेरा सेकंड हाइपोथेसिस, यानी जो मिसलीडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने क्या है मॉडर्न डेमोक्रेसी को क्या है मिसलीड किया है, क्योंकि लोकतंत्र क्या है प्लेटो और एरिस्टोटल की तरह भीड़ तंत्र में बदल रहा है न्यू मीडिया के वजह से, ठीक है। तीसरा मेरा जो हाइपोथेसिस था वो है मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टॉर्टिंग द पैटर्न ऑफ रूरल कम्युनिकेशन। यानी जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल के आने से, फेसबुक के आने से, ट्विटर के आने से क्या है गांव के अंदर जो एक पैटर्न होता था कम्युनिकेशन का कि हर लोग जो है हर एक आदमी दूसरे आदमी को जानता था, हर एक आदमी गांव में क्या है दूसरे आदमी से बातचीत करता था, यानी कम्युनिकेशन क्या है पूरे गांव में क्या है अच्छे तरीके से काम करती थी, वो कहीं ना कहीं मिसलीड हुआ है या फिर डिस्टॉर्ट हुआ है, ठीक है। वो जो पैटर्न है कम्युनिकेशन का वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो ये 3 मेरी हाइपोथेसिस थी और पूरी की पूरी स्टडी मेरी क्या किसी की भी स्टडी होती है वो हाइपोथेसिस के इर्द गिर्द घूमती है, उसे प्रूव करने के लिए ही पूरी स्टडी होती है। उसके लिए फिर आगे डाटा टेक्निक होती है, सैम्पलिंग टूल होते हैं, वो ही उसके हाइपोथेसिस सेट करने के बाद वो आते हैं। तो अब देखते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सारी किताबें आपके सामने नहीं मैं रखूंगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करूं, एमफिल की स्टडी थी, 2 साल का टाइम था, 30 बुक्स को मैंने रिव्यू किया, 30 बुक्स, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन की भी थी, इसमें आईटी की भी थी, इसके अंदर सोशोलॉजी की भी थी, इसमें पॉलिटिकल साइंस की भी थी। 30 बुक मैंने रिव्यू की और उनका रिव्यू मैंने अपने जो मेरी डिसर्टेशन है उसके अंदर मैंने दिया है। उसके बाद 15 जर्नल प्लस गवर्नमेंट रिपोर्ट, 15 ऐसे जर्नल थे जो कि सोशल साइंस के थे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थे, आईटी के थे, उन्हें मैंने स्टडी किया।
इसके साथ साथ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जो है, जैसे डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर, डिजिटल इंडिया के ऊपर, डिजिटल गैप के ऊपर, डिजिटल डिवाइड के ऊपर कई प्रकार की ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि पेनिट्रेशन कितना हो चुका है मोबाइल्स का, कितने लोगों के पास है, कितने लोग टीवी देखते हैं, कितने लोग रेडियो देखते हैं, उस प्रकार की रिपोर्ट्स थी, उसे मैंने स्टडी किया। ठीक है, और ये कुछ स्टडी है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नॉर्बर्ट वियनर का साइबरनेटिक एंड कंट्रोल। ठीक है, साइबरनेटिक्स आपने सुना ही होगा, तो साइबरनेटिक्स से ही मैंने शुरू किया। ये मेरा फर्स्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर था, क्योंकि यहीं से शुरू होता है कहीं ना कहीं साइबरनेटिक्स का कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल की थ्योरी का। तो सबसे पहले जो बेसिक है, बेस यहीं से मुझे मिला। उसके बाद लुडविग वॉन बर्टरलाम्पी का जनरल सिस्टम थ्योरी 1968। उसके बाद नॉर्बर्ट वियनर, इन्होंने द ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, साइबरनेटिक्स एंड सोसाइटी, ये कुछ ऐसी स्टडी थी जो सबसे पहले मैंने की। इसके बाद आगे कई स्टडीज़ है, वो भी आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कई किताबें ऐसी है जो आपके स्टडी से ज़्यादा संबंधित नहीं है, शायद इसी स्पेसिफिक स्टडी से थी जो मैंने की, तो इससे आपके सामने ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब बात आती है, मेन बात जो है वो है रिसर्च मैथडोलॉजी की, यानी मैंने जो ये स्टडी की, क्या ये साइंटिफिक थी? अगर ये साइंटिफिक थी, क्या मैंने साइंटिफिक मेथड को यूज किया? मैंने यूज किया तो क्या मैंने सैम्पलिंग मेथड साइंटिफिक यूज किया? क्या मेरी स्टडी को ये कहा जा सकता है कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है, और ये स्टडी ना केवल 2 पंचायतों पे बल्कि जितनी भी पंचायतें रूरल इंडिया के अंदर है उन सभी पे ये अप्लाई होगी? ये तभी कहा जा सकता है, ये तभी अप्लाई होगी अगर मेरी रिसर्च मैथडोलॉजी सही होगी, मेरी टेक्निक सही होगी, मेरे डाटा कलेक्शन टूल सही होंगे, तभी मेरी स्टडी को क्या है कहा जा सकता है साइंटिफिक स्टडी है। जैसे आज H2O से जल यहां बनता है, वैसे ही H2O से जल अमेरिका में भी बनेगा। 100 डिग्री पे यहां पे भी पानी उबलता है, अमेरिका में भी उबलेगा। तो उस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक चीज है। तो क्या ये स्टडी साइंटिफिक है? कुछ हद तक होती है। सोशल साइंस 100% साइंटिफिक नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन है, तो वो अलग बात है। तो सबसे पहले देखिए, मैथडोलॉजी की मैं बात करता हूं, तो मैंने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मैथडोलॉजी यूज की है और डिस्क्रिप्टिव मैथडोलॉजी यूज की है। 2 प्रकार की मैथडोलॉजी मैंने यूज की है। आपको अगर आइडिया है कि ये स्टडी क्या है, ये मैथडोलॉजी क्या है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी स्टडी किस प्रकार की थी। ठीक है, किस प्रकार की मेरी स्टडी थी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए मैथडोलॉजी के बारे में, क्वालिटी एंड फैक्ट्स पेपर 1, उसके ऊपर मैंने ये रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड की है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होती है। मैंने क्या किया, एक्सप्लोर करने की कोशिश की। ठीक है, खोज करने की कोशिश की। एक्सप्लोरेटिव साइंटिफिक स्टडी है, डेफिनेटली। साइंटिफिक स्टडी का मतलब है कि मुझे नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या है, लेकिन मैं एक्सप्लोर करूंगा, मैं जाऊंगा फील्ड में, मैं देखूंगा, मैं क्वेश्चनर करूंगा, मैं शेड्यूल के द्वारा करूंगा, मैं लोगों से इंटरव्यू लूंगा, मैं कई मेथड यूज कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक्सप्लोर करना है चीज को कि क्या सच में आईसीटी का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये एक्सप्लोरेटिव स्टडी थी। उसके साथ साथ ये डिस्क्रिप्टिव मैथडोलॉजी भी मैंने इसमें यूज की। 2 ही मैथडोलॉजी है। डिस्क्रिप्टिव मैथडोलॉजी बेसिकली क्या है, सोशल साइंसेज में यूज की जाती है, लैंग्वेज में यूज की जाती है, यानी आप क्या है डिस्क्राइब कर रहे हैं चीजों को, जैसी चीज है वैसे ही उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जबकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मैथडोलॉजी में आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक्सप्लोरेटरी में। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं होता है, आपके पास जो चीज जैसी है वैसी ही आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे प्रेमचंद के गोदान को आप स्टडी कर रहे हैं, तो प्रेमचंद के गोदान में जो कैरेक्टर जैसा है उसको वैसा ही तो बताना पड़ेगा। आप उसमें कोई स्टडी तो नहीं करेंगे, आप हामिद के ऊपर तो स्टडी नहीं करोगे जो चिमटे वाला था प्रेमचंद का। ठीक है, जैसे गोरा के ऊपर तो गोदान में आप स्टडी नहीं कर सकते कि उसका कैरेक्टर कैसा था, वो जैसा था वैसा था, आपको वैसा ही बताना पड़ेगा ना। दैट्स मीन मेरी डिस्क्रिप्टिव मैथडोलॉजी भी थी, यानी गांव की जो आज के टाइम पे दशा है वो कैसी है। ठीक है, वो मैंने देखा। रूरल इंडिया के अंदर कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, कितने लोगों के पास टीवी है, कितनी पहुंच लोगों की है, यानी मैंने
सिंपली क्या है उसको डिस्क्राइब किया। मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, लिटरेचर रिव्यू को मैंने क्या है क्रिटिकली डिस्क्राइब किया अपने शोध के अंदर। तो ये दो मेथोडोलॉजी थी। नीचे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, ये मेथड है, रिसर्च मेथड। मेथोडोलॉजी बेसिकली 3 ही प्रकार की होती है, बाकी ऑलमोस्ट जो होते हैं वो आपके रिसर्च मेथड होते हैं। सबसे पहले मैंने हिस्टोरिकल मेथड को यूज किया। हिस्टोरिकल मेथड के अंदर मैंने क्या किया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो बैकग्राउंड क्या है उसको मैंने समझने की कोशिश की, उसकी हिस्ट्री को समझने की मैंने कोशिश की, और साथ ही साथ जो एरिया है उसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश की, यानी हिस्टोरिकल मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद एनालिटिकल मेथड यानी एनालिसिस मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की चीज़ों की, और लास्ट है आपका कंपैरेटिव मेथड यानी कंपैरिजन करने की मैंने कोशिश की। जो 2 पंचायतें ली थी, पंचायत 1 और पंचायत 2, दोनों के अंदर मैंने क्या है कंपैरेटिव स्टडी भी इसमें की है, कंपैरेटिव मेथड भी मैंने इसमें यूज़ किया है कि किस पंचायत के अंदर ज़्यादा महत्व दिया गया है कम्युनिकेशन को और किस में कम महत्व दिया गया है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए 1 घंटे की क्लास अलग से लगेगी। अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसे उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी मैंने इस स्टडी के लिए जो डाटा कलेक्ट किया उसके टूल और टेक्निक क्या थी। सबसे पहले देखिए 2 प्रकार की स्टडी होती है, हमेशा 2 प्रकार के टूल और टेक्निक्स होते हैं। एक प्राइमरी सोर्स होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स के अंदर मैंने क्या किया, टोटल जो मेरी स्टडी है ये क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन टूल पर आधारित है, क्वांटिटेटिव मेथड मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है। टोटल जो स्टडी है क्वालिटेटिव टूल्स मैंने इसमें यूज किए हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में इंटरव्यू शेड्यूल है, फोकस ग्रुप स्टडी है, एथनोग्राफिक स्टडी है और गवर्नमेंट ऑफिस रिकॉर्ड्स है। ये प्राइमरी के अंदर है मेरे, ये अलग है, ठीक है। लेकिन ये जो प्राइमरी मेथड है आपके क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन टूल होते हैं। क्वालिटेटिव मीन्स आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते चीज़ को। जैसे मैं आपको बोल दूं कि समुद्र में कितना पानी है तो आप नहीं बता सकते इतना लीटर है, आप बोल सकते बहुत ज़्यादा पानी है, इतना पानी है कि पूरी दुनिया उसमें डूब जाए। अब पूरी दुनिया को डुबाने के लिए कितना पानी चाहिए वो आप नहीं बता सकते हैं। वैसे ही उसी को कहा जाता है क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा जो आपका होता है। तो क्वालिटेटिव डाटा के अंदर इंटरव्यू शेड्यूल था, उसके अंदर क्या है मैंने फोकस ग्रुप बनाए थे और उन लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछे, उसको मैंने एनालिसिस किया। एनालिटिकल स्टडी मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो क्वेश्चन किए उनसे जो मैंने क्वेश्चन किए उसका एनालिसिस किया और वही एनालिसिस मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल था, फोकस ग्रुप स्टडी थी और एथनोग्राफिक स्टडी थी, और जो 4th है आपका ये आपका गवर्नमेंट ऑफिस रिकॉर्ड थे। अब सेकेंडरी सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी सोर्सेज वही रहते हैं जो हर किसी की स्टडी में रहते हैं। बुक्स, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड अदर पब्लिश एंड अनपब्लिश्ड मटेरियल, ये सब हो सकते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर। तो मैंने ये यूज़ किए हैं, अनपब्लिश्ड मैंने यूज़ नहीं किए हैं। टोटल पब्लिश जो मटेरियल था वो मैंने इसके लिए यूज किया है। नेक्स्ट, अब आते हैं यूनिवर्स ऑफ स्टडी के ऊपर, यानी मेरे स्टडी का जो यूनिवर्स था, मेरे स्टडी का जो एरिया था वो क्या था। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, 2 पंचायतों बद्दी तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अंदर। ये देखिए आप, ये पूरा आपका हिमाचल है, हिमाचल के अंदर ये आपका यहाँ पे सोलन है, सोलन के अंदर यहाँ आपका बद्दी है, और बद्दी के अंदर मैंने 2 पंचायतें सिलेक्ट की है इस स्टडी के लिए। नेक्स्ट, रैशनल बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ दिस एरिया, यानी इस एरिया को सिलेक्ट करने के पीछे मेरा रैशनल क्या है। तो कोई भी एरिया आप लेंगे, अब कुछ लोग पूछते हैं कि आपने शिमला का क्यों नहीं लिया, आपने अपने गांव का क्यों नहीं लिया। तो मैं रैशनल यहां पे बता रहा हूं कि मैंने ये एरिया क्यों सिलेक्ट किया। सबसे पहला, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया इज ट्राइबल। यहाँ पे जो मैंने 2 पंचायतें ली है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ट्राइबल है, गुज्जर कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, द पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया इज डिपेंडिंग ऑन ट्रेडिशनल इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर एंड हर्डिंग। इस एरिया के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो बेसिकली क्या है, पशुपालन और
कृषि के ऊपर आधारित है, ये उनकी आजीविका का प्राइमरी सोर्स है। थर्ड, बिकॉज द एरिया इज अराउंड 6 किलोमीटर फार फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ बद्दी, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद इंटरनेट एंड मॉडर्न गैजेटेड। यानी ये एरिया क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए यहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन या फिर टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन काफ़ी हुआ है। अगर मैं ऐसी ही स्टडी अगर मैं गांव के अंदर करता, ऐसे गांव के अंदर करता जहाँ पे अभी भी लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो ये स्टडी क्या है, संकुचित हो जानी थी। क्योंकि हम क्या है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज के टाइम पे इनके पास क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संसाधन थे, इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ये लगते थे, इसलिए इनके पास मॉडर्न गैजेटेड काफ़ी थे। यानी ये जो स्टडी है कम से कम 20 या 30 साल के लिए वैलिड हो सकती है, क्योंकि जो सबसे अल्प विकसित या सबसे कम विकसित रूरल एरिया है जहाँ पे अभी भी लैपटॉप नहीं है, हो सकता है 20 या 30 साल बाद वहाँ पे इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पहुँच जाए तो वहाँ पे भी ये स्टडी लागू हो पाए। तो ये था रैशनल। यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 पंचायत, जो 2 पंचायतें थी बद्दी की, एक थी मलपुर, ठीक है, सॉरी, एक थी आपकी मलपुर पंचायत और दूसरी थी हरिपुर संडोली पंचायत। और इन दोनों पंचायतों में टोटल 11 विलेजेस है। इनमें कितने टोटल 11 विलेजेस, 11 गांव इसके अंदर पड़ते हैं। और यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन दोनों पंचायत की है 7240 पॉपुलेशन है। और जो सिलेक्टेड सैंपल है स्टडी के लिए, जो मैंने सैंपल लिए हैं 10 फोकस्ड ग्रुप लिए हैं और 104 रिस्पोंडेंट इसमें मैंने स्टडी किए हैं। 104 मेरे रिस्पोंडेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो फोकस्ड ग्रुप स्टडी होती है उसमें क्या किया जाता है कि 8, 9 या फिर अधिकतम 12 तक, बेसिकली क्या है 8 से 12 के बीच, ये समझ लीजिए आप 8 से 12 के बीच प्रतिभागी होते हैं आपके। कितने प्रतिभागी होंगे, 8 से लेके 12 तक। बहुत बड़ा ग्रुप आप नहीं बना सकते हैं, ना ही वो पॉसिबल है, ना ही वो साइंटिफिक स्टडी का पार्ट है। फोकस ग्रुप क्या है, मैंने क्या किया 10 फोकस ग्रुप बनाए। जैसे ये आपके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 मेंबर है। 10 मेंबर के पास में गया, ये ऐसे ऐसे करके मैंने 10 ग्रुप बनाए हैं। तो ये 10 मेंबर है, यहाँ पे सेंटर में मैं हूँ। मैंने एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाया है, एक शेड्यूल बनाया है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। 10 क्वेश्चन मैंने शेड्यूल के अंदर रखे हैं। उनसे पहला ही मैंने क्वेश्चन पूछा, सभी लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताइए आपके ऊपर टेलीविज़न का कितना प्रभाव है। क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, कितना मतलब ये तो नहीं बोल सकते कि 4% है, 5% है, क्वालिटेटिव ही है तो उनके आंसर भी क्वालिटेटिव आएंगे। एक ने बोला देखिए जी मैं तो सुबह से शाम तक टेलीविज़न देखता हूँ, उसी से न्यूज़ सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ। एक बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है, टेलीविज़न के अलावा मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ। एक बोलेगा नहीं जी टेलीविज़न में तो आप फेक न्यूज़ चलती है वहाँ पे, तो एक बोलेगा कि बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। इस तरीके से क्या है, एक ही क्वेश्चन के ऊपर 10 लोगों में से काफ़ी प्रतिभागियों ने अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए, क्वालिटेटिव तरीके से उत्तर दिए। मेन पॉइंट में लिखता गया, मेन जो पॉइंट उससे आते गए वो मैंने लिख लिया अपने कॉपी के ऊपर। देखो जी इसमें से इस ग्रुप के मेंबर ने ये बोला कि मैं यूज करता हूँ, इंटरनेट यूज करता हूँ, टीवी यूज करता हूँ, ठीक है, तो वो मैंने लिख लिया। उसके बाद ये 10 फोकस ग्रुप आपको पता लग गया। पहले एक गांव में गया, फिर दूसरे गांव में गया, ऐसे ऐसे करके ये आपको मैं आगे बताऊंगा। और टोटल कितने थे, 104 रिस्पोंडेंट। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद टेक्निक ऑफ सैंपलिंग। टेक्निक क्या थी, आपने सैंपलिंग किस आधार पे की, ऐसे ही कर दी कि जो मिला रास्ते में उससे पूछा और जो भी मिल गए उन लोगों से क्वेश्चन आपने पूछे, क्या इस तरीके का मेथड आपने यूज किया है? अगर इस तरीके का मेथड यूज किया है तो आपकी स्टडी साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। आपकी साइंटिफिक स्टडी आपकी टेक्निक और सैंपलिंग टेक्निक के ऊपर ही निर्धारित करती है। तो देखिए सॉरी, सबसे पहले क्या है, क्लस्टर सैंपलिंग की मैंने, एरिया की। क्लस्टर सैंपलिंग किसकी की? एरिया की। क्लस्टर क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये 2 क्लस्टर हैं यहां पे, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, ठीक है। ये 1 बन गया, ये 2 बन गया। इसको मैं समझाता हूं आपको कैसे ये 1 और कैसे ये 2 बना।
इसको यहां पे देख लीजिए आप। सबसे पहले मैंने बोला ट्रेडिशनल वर्सेस रूरल। सबसे पहले मैंने सैंपलिंग क्या की, एरिया की। एरिया के दो क्लस्टर मैंने बना दिए। क्लस्टर मैंने कैसे बनाए, दो एरिया के। ये जो एरिया है, इधर का जो एरिया आपको दिख रहा है दोनों पंचायत का, ये दो पंचायत है, ये एक पंचायत है और ये आपकी दूसरी पंचायत है। इस तरीके ये यहाँ पे क्या है, नेशनल हाईवे आप देख पा रहे हैं, नेशनल हाईवे 105, ये नेशनल हाईवे है और ये बीच में एक नदी पड़ती है। ठीक है, नदी से जो इधर का एरिया है, नदी से जो इधर का एरिया है, वहां पे अभी भी ट्रेडिशनल टाइप का सिस्टम चल रहा है। वो ट्रेडिशनल एरिया है, दैट्स मीन ये वाला क्लस्टर क्या हो गया, ट्रेडिशनल क्लस्टर। और ये नदी से पार यहाँ पे एनएच भी है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पे बैंक्स भी है, यहाँ पे बहुत सारे आपको संस्थान देखने को मिलेंगे। दैट्स मीन ये ट्रेडिशनल एरिया है और ये मॉडर्न एरिया है। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले मैंने क्लस्टर सैंपलिंग की पूरे एरिया की, यानी दो क्लस्टर के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एरिया। पंचायतें ऐसी है कि आधी पंचायत ट्रेडिशनल पे पड़ती है और आधी आपकी मॉडर्न में पड़ती है। इसी तरीके का यहाँ पे सेटअप था। आई होप क्लस्टर सैंपलिंग आपको समझ आ गई। उसके बाद मैंने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की। जो ये मैंने क्लस्टर बनाए थे उसमें मैंने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की। ये मैंने क्लस्टर बनाया, ये मैंने क्लस्टर बनाया। इसमें मैंने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कैसे की कि यहाँ से एक स्ट्रेटा लिए मैंने, स्तर लिए, स्तरीकरण इसे कह सकते हैं आप। इस लाइक ये खास खोल पंचायत है, यहां से मैंने एक ग्रुप मेल का लिया, एक मैंने यहां से फीमेल का लिया, दासो माजरा से मैंने स्टूडेंट का लिया। यानी दो क्लस्टर के बाद मैंने 3 स्ट्रेटा बना लिए कि मुझे अगर इस पंचायत के अंदर स्टडी करनी है तो यहाँ से मुझे मेल को भी लेना है, मेल ग्रुप को भी लेना है, फीमेल ग्रुप को भी लेना है और मुझे स्टूडेंट ग्रुप को भी लेना है। दैट्स मीन 3 मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेटा हो गए। 3 स्ट्रेटा मैंने यहाँ पे स्टडी किए। 2 चीजें क्लियर हो गई। तीसरी, पर्पजिव सैंपलिंग मेथड फॉर सिलेक्टिंग विलेजेस जो मैंने स्टडी किए हैं उसके लिए कोई रैंडम मेथड यूज नहीं किया। पर्पजिव सैंपलिंग मैंने इसमें की है। पर्पजिव यानी मेरा जो पर्पज था उसको फुलफिल करने के लिए मैंने क्या है, पर्पजिव सैंपलिंग की। कैसे कि मुझे क्या करना था, 10 फोकस ग्रुप बनाने थे। और 10 फोकस ग्रुप मुझे कैसे बनाने थे कि यहां से भी आ जाए, यहां से भी आ जाए, यहां से भी आ जाए, यहां से भी, 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 यानी पूरे एरिया का क्या है, स्टडी हो पाए। इसीलिए मैंने एक गांव यहां से लिया, एक गांव यहां से, एक गांव यहां से, एक गांव यहां से, यानी जो विलेज है उनकी जो मैंने सैंपलिंग की है, विलेज को सिलेक्ट करने की, वो पर्पजिव सैंपलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, 5 focus group from each panchayat, 2 male, 2 female, 1 student from each panchayat. For selecting participant, data collection from panchayat offices and arranged sex-wise in alphabetic order. After that, simple random sampling was used. इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैंने 10 फोकस ग्रुप बनाए थे। दैट्स मीन एक पंचायत से मेरे कितने हुए, 5, दूसरी पंचायत से भी हुए 5, 5 और 5 हो गए मेरे 10 ग्रुप मैंने बनाए थे। ठीक है, तो ये आपको यहां तक समझ आ गया था। 10 जो मैंने बनाए, एक पंचायत के अंदर 5 है, दैट्स मीन एक पंचायत के अंदर अगर 5 है, 2 मेल के ग्रुप है, 2 आपके फीमेल के ग्रुप है और एक आपका स्टूडेंट का ग्रुप है, टोटल 5। वैसे ही दूसरी पंचायत के अंदर भी यही सिस्टम मैंने यूज किया। और पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं पंचायत में गया, पंचायत से मैंने रिकॉर्ड निकाला लोगों का वहां पे। ठीक है, लाइक एक पंचायत में गया तो वहां पे मुझे 4200 टोटल कैंडिडेट मिले। ठीक है, 4200 वहां पे लोग रहते थे उस पंचायत में। तो पूरा डाटा मैंने निकाला और डाटा को मैंने क्या किया, पहले उसमें से मेल अलग कर दिए, फीमेल अलग कर दी, मेल अलग कर दिए, फीमेल अलग कर दिए, उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में मैंने लगाया। जैसे पहले आशा आई, ठीक है, फिर बबीता आई, ठीक है, फिर आपकी लाइक कैथरीन आई। इस तरीके से ABC करके मैंने पूरे वो क्या है, फीमेल को अलग लगा दिया और मेल को मैंने अलग लगा दिया। फर्स्ट थिंग, ये साइंटिफिक रिसर्च है, आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी जब भी आप ऐसी रिसर्च करेंगे।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, उन्हें पहले सेक्स वाइज कर दिया, ये आपके मेल हो गए, ये आपकी फीमेल हो गई, और इन्हें क्या है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मैंने लगा दिया दोनों को। फिर उसके बाद मैंने सिंपल रैंडम मेथड इसमें यूज किया। सिंपल रैंडम मेथड क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। सिंपल रैंडम मेथड का क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है कि कोई भी आ जाए जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसे कहा जाता है रैंडम मेथड। फॉर एग्जांपल मैंने लगाई थी आशा 1 2 3 4 5 टोटल थे ये आपके लाइक 2000, ठीक है। 2000 में से मैंने कितने लोगों को लेना था, 2000 में से मैंने कितने लोगों को लेना था, पहले तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो 2000 में से मुझे लेना है लाइक 50 कैंडिडेट को। 2000 में से मुझे कितने को लेना है, 50 कैंडिडेट को मुझे लेना है। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 5 एकम 5, 4 पंजा 20, ये 40 आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। 40 आ गया। दैट्स मीन अगर आपने पहले नंबर का कैंडिडेट लिया, इसके बाद आपको 40वें नंबर का कैंडिडेट लेना है, उसके बाद 40 ही अंक छोड़ के आपको 80 नंबर का कैंडिडेट लेना है, फिर 40 और छोड़ के 120 नंबर का कैंडिडेट जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपके पास आया है उस तरीके से लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला नहीं लेना है तो दूसरे से आप शुरू कर सकते हैं, तीसरे से शुरू कर सकते हैं, चौथे से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरवल होगा, जो गैप होगा वो 40 का ही रहना चाहिए, क्योंकि 2000 में से हमने क्या है ओनली 50 कैंडिडेट लेने हैं, तो 40 का इंटरवल उनके बीच रहेगा। इसे कहा जाता है सिंपल रैंडम मेथड। इसमें आपका कोई भी ना तो योगदान है, ना तो आप किसी भी प्रकार से इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं कि मुझे ये लेना है और ये नहीं लेना है, जो भी आया उसका आपको क्या है इंटरव्यू लेना है। तो ये सिंपल रैंडम मेथड होता है। तो ये आपको टेक्निक पता लग गई होगी। स्टडी एरिया आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए आप पंचायत एक का यहाँ पे मैंने क्या है डेमोग्राफी ऑफ मलपुर पंचायत यहाँ पे दी है आपके पास। मलपुर पंचायत के अंदर टोटल 6 विलेज थे, मलपुर, दासो माजरा, खोल, मलकू माजरा, केंदूवाला, वुड, आपका जो भी एरिया है वो उस तरीके से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे ये टोटल 6 विलेज थे, इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे दी है। ये टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे है 3855, जिसमें से मेल थे 2080, फीमेल थी इसमें 1775, चिल्ड्रन जो 0 से 6 साल के थे वो थे 558, लिटरेसी रेट इतनी थी यहाँ पे, एससी इतने थे, एसटी इतने थे, ठीक है। और ये मेन वर्कर है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एसटी ज़्यादा है, ठीक है। एससी के मुकाबले यहाँ पे एसटी ज़्यादा है। नेक्स्ट, पंचायत 2 के अंदर सिर्फ 5 विलेज थे, हरिपुर, संडोली, कैलाशपुर, शीतलपुर, लंडेवाल, संडोली, ये 5 यहाँ पे विलेज थे और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन थी 3385। और ये सारा यहाँ पे दूसरा डाटा आपको देखने को मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं 10 फोकस्ड ग्रुप जो मैंने बनाए वो किस तरीके से मैंने बनाए। 5 यहाँ पे पंचायत 1 से मैंने बनाए हैं और 5 मैंने यहाँ पे क्या है दूसरी जो पंचायत हमारी थी पंचायत 2 वहाँ से मैंने बनाए हैं। और इसको आगे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये मेरा पूरा स्टडी एरिया है, ये नदी है, ये NH है, ठीक है, ये वाली नदी है और ये NH है। ये मेरे 2 क्लस्टर हैं। देखिए मेल एक यहाँ से लिया है, एक यहाँ से लिया है, फीमेल एक यहाँ से लिया है, एक यहाँ से लिया है और स्टूडेंट यहाँ से लिया है। दूसरी पंचायत में ये आप देखते हैं यहाँ से मेल लिया है, यहाँ से मेल लिया है, यहाँ से फीमेल, यहाँ से फीमेल और ये आपके हो गए स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं जितना भी एरिया है ऑलमोस्ट पूरे एरिया को कवर यहाँ से किया गया है, पूरे एरिया से। दैट्स मीन ये सैंपल जो मैंने यहाँ पे लिया है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं उचित है। जेंडर वाइज की अगर मैं बात करूं, जो मेरे पार्टिसिपेंट थे, पार्टिसिपेंट के अंदर मेरे मेल थे 48 और फीमेल थी 56।
टोटल यहाँ पे हमारे कैंडिडेट 104 है, क्योंकि 104 का मैंने रिस्पोंडेंट लिए हैं। परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेबल चार्ट ही मैंने ज़्यादातर यूज़ किया है इसमें। नेक्स्ट, एज फ्रीक्वेंसी की भी यहाँ पे मैं बात करूँ तो एज 20 साल से नीचे के जो कैंडिडेट थे 19% थे, और 20 से 30 के बीच 30 थे, और 30 से 40 के बीच 25 थे। ठीक है, और 40 से 50 के बीच कितने थे? 18.26, और 50 साल से ऊपर के सिर्फ 5.76 यानी 6 ही कैंडिडेट थे। लेकिन आप इस स्टडी को कह सकते हैं कि ये जो स्टडी है ये 20 से लेके 50 साल के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस है, क्योंकि यहाँ पे 60% से ऊपर ये आ जाते हैं। तो इस स्टडी को अप्लाई किया जा सकता है केवल 20 से लेके 50 साल की एज ग्रुप के ऊपर। अब बात करते हैं चैप्टराइजेशन की, कि चैप्टराइजेशन मैंने क्या रखी थी, क्या क्या चैप्टर उसके अंदर थे। सबसे पहले देखिए आपका आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आपका जो स्टडी का प्लान है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बैकग्राउंड को बताते हैं, उसकी रेलिवेंस को बताते हैं। जितनी भी आपकी चीज़ें रहती है सारी इंट्रोडक्शन में आपकी आ जाती है, जो भी साइनोप्सिस की आपकी होती है वो इसमें आ जाती है। नेक्स्ट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड मॉडल इसके अंदर आ गए हैं। यानी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे स्टडी किया है कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को, थ्योरीज को और मॉडल्स को। चैप्टर 3 के अंदर डायनेमिक्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, यानी जो सोशल कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, क्या उसके अंदर डायनेमिक्स है, क्या उसके अंदर चेंज है, रूरल एरिया के संदर्भ में इसमें बात की गई है। और फोर्थ है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन रूरल एरिया एंड असेसमेंट। इसके अंदर मैंने इस चैप्टर को 2 भागों में मैंने डिवाइड किया है, 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो भाग है उसके अंदर मैंने उसके अंदर मैंने सबसे पहले एसपी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा, हिमाचल प्रदेश के बारे में। उसके बाद मैंने लिखा है सोलन के बारे में कि सोलन का गठन कैसे हुआ। सोलन के बाद मैंने आगे लिखा है बद्दी तहसील के बारे में कि बद्दी तहसील किस तरीके से बनी, किस तरीके का उसका बैकग्राउंड है। और उसके बाद मैंने क्या है, ये जो मेरी 2 पंचायत हैं उनके बारे में स्टडी की है। और इसे कहा जाता है साइंटिफिक मेथड या डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड, या मैं सबसे पहले क्या है, बड़े से लेके जनरल से स्पेसिफिक की ओर जब भी हम जाते हैं, जनरल हमारा हिमाचल प्रदेश था और स्पेसिफिक हमारा 2 पंचायतें थी, तो इसे कहा जाता है डिडक्टिव मेथड। साइंटिफिक मेथड ये है, तो ये मेथड मैंने इसमें यूज़ किया था। और चैप्टर 2 के अंदर मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि फोकस ग्रुप स्टडी जो मैंने की थी उसमें लोगों ने क्या क्या बातें कही, क्या क्या उनके रुझान थे, क्या क्या मेरा एनालिसिस इसमें निकला है। और लास्ट जो हमारा चैप्टर था वो था फाइंडिंग एंड कंक्लूजन के ऊपर, फाइंडिंग क्या इस स्टडी की निकली और कंक्लूजन किस तरीके से इसका निकला। तो फाइंडिंग्स के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि आपने ये स्टडी ऑलमोस्ट कर ही ली है कि मैंने किया क्या है। सबसे पहली फाइंडिंग जो मुझे मिली, डिक्लाइन इन जॉइंट फैमिली सिस्टम। जैसे जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रसार हो रहा है, जो जॉइंट फैमिली है कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील होती जा रही है। और आपने देखा होगा कई स्टडी ऐसी भी हुई है कि घर में माँ बाप बीवी बच्चे हैं, सभी लोग अपने फ़ोन पे व्यस्त है, ना एक को दूसरे के दुख की प्रॉब्लम, ना तीसरे को, और सभी वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगे हैं। दैट्स मीन डिक्लाइन इन जॉइंट फैमिली सिस्टम, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका कारण माना गया। दूसरा, इंक्रीज इन ड्रग अब्यूज, रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड कास्ट आइडेंटिटी। ड्रग अब्यूज की जो समस्या है, ड्रग बीड़ी वाला ड्रग नहीं है, चिट्टा जैसे आपके हो गए, हीरोइन हो गए, इस प्रकार का जो ड्रग है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण काफ़ी ज़्यादा उसका स्प्रेड हुआ है। और इसके साथ रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ी है, जो धार्मिक उन्माद है वो काफ़ी बढ़ा है उस एरिया के अंदर, कि लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में, क्योंकि मुस्लिम भी वहाँ पे रहते हैं, तो एक दूसरे के धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, एक दूसरे धर्म को ऊंचा दिखाना या नीचा दिखाना, इस प्रकार की गतिविधियाँ बढ़ी है। और कास्ट आइडेंटिटी भी इसके द्वारा क्या है, स्ट्रॉन्ग हुई है। नेक्स्ट, यूथ इज़ मोर फैसिनेटेड बाय वर्चुअल वर्ल्ड, यानी जो यूथ है हमारा वो इतना है कि काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड इससे हुआ है, और इतना फैसिनेटेड इससे हुआ है कि या तो वीडियो गेम में ही व्यस्त है या वो वीडियो देखने में ही व्यस्त है। इस प्रकार की कई सिचुएशन हमारे रूरल विलेजेस में आई है। ऑलमोस्ट एवरी पर्सन स्टार्ट्स कीपिंग मोबाइल फोन्स इन स्टडी,
एरिया, यानी ऑलमोस्ट एवरी रिस्पोंडेंट क्या है, मोबाइल फ़ोन को रखने लगा है स्टडी एरिया में। लेकिन ये उस दौरान पाया गया कि एंड्रॉयड फ़ोन उतने ज़्यादा लोगों के पास नहीं थे। हालांकि उसकी मोबाइल फ़ोन लगभग लोगों के पास थे, लेकिन एंड्रॉयड कम लोगों के पास उस दौरान थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ मोर प्रेविलेंट, यानी डिजिटल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेडियो आता है, जिसमें टीवी आता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन आता है, वो ज़्यादा प्रेविलेंट है न्यू मीडिया की अपेक्षा। न्यू मीडिया मतलब सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इनसे ज़्यादा क्या है, इनसे ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक मीडिया अभी भी प्रेविलेंट है, यानी टीवी के ऊपर ज़्यादा भरोसा लोगों को है सोशल मीडिया की अपेक्षा। पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल आइडेंटिटी केम इनटू पब्लिक स्फीयर ड्यू टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के कारण क्या है, लोगों की जो आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यानी उसका पता लग रहा है, कोई पोस्ट व्यक्ति डाल रहा है तो पता लग रहा है कांग्रेस का है कि बीजेपी का है, कम्युनिस्ट है, किस प्रकार के विचार है उस पोस्ट के अंदर, तो उसकी आइडेंटिटी का पता लग रहा है, उसके रिलीजन का भी पता लग रहा है, हिंदू धर्म के से रिलेटेड डाल रहा है, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड डाल रहा है, सोशल आइडेंटिटी का पता लग रहा है। ये सारी क्या है, पब्लिक स्फीयर में आ गई सोशल मीडिया के कारण। नेक्स्ट, इंक्रीज इन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम वहां पे काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। फेक कॉल्स, जैसे कि एटीएम के पिन मांगना, इस प्रकार की कई घटनाएं लोगों के साथ घटी, जो लोगों ने मुझे फोकस ग्रुप स्टडी के अंदर बताया या ऑब्जर्वेशन भी मैंने वहां पे की। इसके साथ साथ हेट स्पीचेस भी बढ़ी है, एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, हेट स्पीचेस का वायरल हो जाना, ये काफ़ी बढ़ा है। एब्यूजिंग, लोगों को गाली देना, फेक एजेंडाज बनाना, मॉर्फिंग एंड हैकिंग। मॉर्फिंग का भी वहाँ पे 2 केस आए थे कि सिर किसी का लगा दिया, बॉडी किसी की लगा दी, और न्यूड पिक्चर के द्वारा क्या है, ब्लैकमेलिंग वहाँ पे लड़कियों को किया जा रहा था। तो ऐसे भी केस आए और उसके कारण वहाँ पे मर्डर तक हो गया था। तो ये भी वहाँ पे हमें रिजल्ट में मिला। हैकिंग तो नॉर्मल चीज़ है, मोबाइल अकाउंट क्या है आपके जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो जाते हैं, ट्विटर अकाउंट हैक हो जाते हैं, तो इस प्रकार की गतिविधियां वहां पे देखने को मिली। जेंडर ऑपरेशन इज इंक्रीजिंग। जेंडर ऑपरेशन क्या है, जो जेंडर को दबाने का जो सिलसिला है वहाँ पे बढ़ा कैसे, सोशल मीडिया के कारण क्या है, दबाव बनाने की जो स्थिति वहाँ पे देखी गई। डिक्रीजिंग मीडिया क्रेडिबिलिटी, यानी मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे फेक न्यूज़ के कारण, ठीक है। और क्योंकि पोलराइजेशन हो गया था, कुछ लोग गोदी मीडिया कह रहे थे, कुछ लोग कम्युनिस्ट मीडिया कह रहे थे, कुछ लोग वामपंथी मीडिया कह रहे थे। इस तरीके से मीडिया के अंदर क्या सब कुछ सच बताया जाता है, उसके ऊपर भी लोगों ने क्वेश्चन उठाए हैं। इन जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। सोशल मीडिया इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दे डू नॉट बिलीव ऑन इट। यानी सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन का अच्छा साधन नहीं है, क्योंकि लोग अपने विचार ही उसमें डालते हैं, और लोग सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो उनकी पर्सनल राय होती है, उसके ऊपर लोगों को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है। पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ट्रेडिशनल मेथड आर स्टिल प्रेवलेंट। यहाँ पे ये भी देखा गया कि भले ही पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी गांव के अंदर जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है, वहाँ पे स्टिल अभी भी वहाँ पे प्रेवलेंट है। वहाँ पे सभाएं होती है, वहाँ पे शाम को लोग नुक्कड़ पे बैठते हैं, वहाँ पे लोग भंडारे जैसे रिलीजियस फंक्शंस करते हैं, जहाँ पे क्या है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ट्रेडिशनल मेथड से अभी भी करते हैं। न्यू मीडिया एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। न्यू मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, उसको वो उस दौरान कहते थे कि हम इसे सिर्फ वीडियो देखने के लिए, गाने सुनने के लिए ही यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए तो हम न्यूज़ ही देखते हैं टीवी के ऊपर। तो इस प्रकार की फाइंडिंग मुझे मिली। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, जो कि हमने पहले बोला था कि मेरी स्टडी क्या है, 3 हाइपोथेसिस के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो किस प्रकार से वो हाइपोथेसिस मेरी सामने आई। सबसे पहली हाइपोथेसिस थी, hence the greater the level of ICT exposure, the higher may become the level of subjective political competence of the respondent। यानी अगर ICT का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, ICT का जो लेवल बढ़ेगा,
ग्रास रूट लेवल तक, तो क्या होगा, सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस रिस्पोंडेंट की होगी, यानी वो प्रजाभावी कल्चर की ओर बढ़ेंगे। तो ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है, ये हाइपोथेसिस सही साबित नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरी रिसर्च गलत हो गई, रिसर्च एकदम सही है। आपकी हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाए, आपकी नल हाइपोथेसिस हो, आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो, जो भी रिसर्च में आए, दोनों मामले में आपकी जो रिसर्च है उसकी क्रेडिबिलिटी 100% है। ठीक है, तो मेरी जो ये हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस 0 आई, दैट्स मीन हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्ट हुई। रीजन क्या रहा उसके पीछे, रीजन भी देखना जरूरी है। पहला रीजन था ट्रेडिशनल डेटी सिस्टम वहां पे प्रिवलेंट है। ट्रेडिशनल डेटी सिस्टम के कारण लोग क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए वहां पे रहते हैं, लोग भंडारे करते हैं, लोग पूजा पाठ में एक साथ सम्मिलित होते हैं। दैट्स मीन अभी भी जो कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है वो पुजारी के हाथ में है, गांव के मुखिया के पास है, सरपंच के हाथ में है। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, यानी अभी भी ट्रेडिशनल सोर्स के ऊपर वो बिलीव करते हैं। गांव के अंदर जो खुमली होती है, गांव के अंदर जो जैसे खाप पंचायत होती है, गांव के अंदर जो लोग इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, वो अभी भी वहां पे प्रेवलेंट है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ येलो जर्नल ड्यू टू येलो जर्नलिज्म, यानी न्यू मीडिया या सोशल मीडिया की क्या है, क्रेडिबिलिटी डिक्रीज हुई है, और येलो जर्नलिज्म जो है, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को जो बताया जाता है उसके कारण भी क्या है, लोगों की क्रेडिबिलिटी कम हुई है। और नेक्स्ट जो है इसका रीजन वो है आईसीटीज आर यूज ओनली एंटरटेनमेंट पर्पज, यानी आईसीटीज अभी भी क्या है, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज की जाती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि आईसीटी का अगर एक्सपोजर बढ़ेगा तो सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा नहीं पाया गया है इस रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस 2, modern communication technology is responsible for misleading the meaning of democracy, यानी मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने क्या है, लोकतंत्र का अर्थ ही बदल दिया है, यानी लोकतंत्र को खराब कर दिया है। तो ये हाइपोथेसिस भी यहाँ पे रिजेक्ट हुई है। इसके ऑपोजिट क्या है, आईसीटी ने क्या है, स्ट्रेंथन किया है डेमोक्रेसी को। दैट्स मीन दूसरी हाइपोथेसिस भी यहाँ पे नल 0 से इसको डिनोट किया जा सकता है कि ये हाइपोथेसिस भी सही साबित नहीं हुई है। इसके पीछे रीजन क्या है, इट इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, क्योंकि हर एक आदमी अपनी बात रख सकता है, हर आदमी अपनी समस्या रख सकता है, हर एक आदमी क्या है, अपनी बात को रख सकता है। दैट्स मीन यहाँ पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आईसीटी के कारण बढ़ी है। उसके पीछे कारण क्या है, डिजिटल इंडिया है, माई गॉव है, मन की बात है, कई प्रकार की ऐसे चीज़ें हैं। माई गॉव के अंदर आप अपने सुझाव दे सकते हैं, ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया है। दैट्स मीन इसने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है, ना कि वीक किया है। पहला रीजन तो ये था इसे रिजेक्ट होने का। दूसरा, पीपल्स आर ऑलवेज नेगेटिव रोल पीपल्स आर अवेयर ऑफ नेगेटिव रोल ऑफ आईसीटी, यानी लोगों को नेगेटिव रोल के बारे में पता लग चुका है कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे लिखी जाती है वो 100% सही नहीं होती है, यानी लोगों के बीच अवेयरनेस वहाँ पे आ रही है, कुछ एक मामले को छोड़ के। दे डू नॉट यूज न्यू मीडिया फॉर पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, यानी पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए वो न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर का यूज नहीं कर रहे हैं। ये भी एक कारण है कि यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी को मिसलीड नहीं कर रही है आईसीटी। तो ये थी दूसरी हाइपोथेसिस। अब चलते हैं लास्ट हाइपोथेसिस के ऊपर। तीसरी हाइपोथेसिस है मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टॉर्टिंग द पैटर्न ऑफ रूरल कम्युनिकेशन, यानी मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने क्या है, रूरल जो कम्युनिकेशन है उसका जो पैटर्न है उसको खराब कर दिया है, उसे तहस नहस कर दिया है। और ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, यानी बिल्कुल सही मैं सोच रहा था, बिल्कुल जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी वो बिल्कुल सही है। यानी इसके रीजन देख लीजिए, वर्चुअल कम्युनिकेशन इज मोर प्रेवलेंट देन अ डायरेक्ट म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी आज के टाइम पे क्या है, लोग मोबाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, लोग फेसबुक के ऊपर बात कर रहे हैं, लोग व्हाट्सएप के ऊपर बात कर रहे हैं, या इवन एक कमरे से दूसरे कमरे में भी क्या है, फोन करके बुलाते हैं, आ जाओ लंच आपका तैयार है, आपका डिनर तैयार है। इवन एक गांव के अंदर जो पहले होता था कि आवाज़ देके बुलाते थे, एक जगह बैठते थे, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है और वर्चुअल वर्ड यहाँ पे शुरू हो गया है। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर फैमिली
फैमिलीज यानी न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन यहाँ पे बढ़ा है, यानी परिवार के अंदर जो एक माहौल होता था, एक एकता का जो एक परिचायक होता था, जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम होता है वो भी डिस्टॉर्ट हुआ है। और इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पीपल, यानी कम्युनिकेशन गैप लोगों के बीच बढ़ रहा है। लोग बस मोबाइल पे ही बिजी है सुबह से शाम तक और एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। दैट्स मीन ये बात बिल्कुल सही है कि मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टॉर्टिंग पैटर्न ऑफ रूरल कम्युनिकेशन। तो ये स्टडी थी मेरी, एमफिल डिजर्टेशन 2 साल का टाइम मिला था, उसके अंदर मैंने ये स्टडी की और मैंने यथासंभव जितना मुझसे हो सकता था बेस्ट अपना इसमें दिया है। और डिपार्टमेंट की ओर से भी, यूनिवर्सिटी की ओर से भी मुझे कहा गया कि आपकी स्टडी सेटिस्फैक्ट्री है। तो आई होप आप लोगों के लिए मेरी ये रिसर्च का एक्सपीरियंस यूज़फुल रहा होगा, और आप लोग भी अगर इस तरीके की स्टडी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेरे पीएचडी की स्टडी के बारे में कि मेरी पीएचडी किस टॉपिक के ऊपर हो रही है, किस तरीके से मैंने अपना जो टॉपिक है उसको सिलेक्ट किया, किस तरीके से उसको मैंने आगे बढ़ाया और किस तरीके से स्टडी उस पर चल रही है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।